everyone and welcome back to Law Learners 365. I hope कि आप लोगों को हमारा राजस्थान एपीओ को रिलेटेड कंटेंट जो भी आ रहा है वो पसंद आ रहा होगा और वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप लोगों का कोई भी फीडबैक है आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। किसी भी फैकल्टी से आपके कोई भी डाउट्स हो आप पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको उसका भी रिप्लाई मिलेगा। और हमारे सीआरपीसी के एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो सीआरपीसी हम सबको पता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अब सीआरपीसी रिपील हो चुका है, हम पे बीएनएसएस है, पर राजस्थान एपीओ में और भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल का जो जुडिशियल एग्ज़ाम अपकमिंग है उसमें भी अभी भी सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम इन सब्जेक्ट्स को छोड़ नहीं सकते। एंड अदरवाइज भी जिन स्टेट्स में न्यू लॉज पूछे जा रहे हैं, बेसिक सारे लॉज मेन प्रोविजंस जो हैं आप इतना मान लें कि 90% लॉज सेम है, सेक्शन नंबर्स बदले हैं, प्लस कंपैरेटिव एनालिसिस तो रहेगा ही अगले एटलीस्ट आई गेस 5 to 6 ईयर्स तक। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पुराने लॉज को पढ़ना ना छोड़ें और राजस्थान एपीओ के लिए तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट अभी आया है जिससे रिलेटेड एक रील हमारे चैनल पे भी है, उसमें भी ये मेंशन्ड है कि बाकी डिटेल्स एग्जाम की एज इट इज रहेंगी। तो हमें हमारी तैयारी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। So the first question is maximum sentence of fine which can be imposed by a chief judicial magistrate is option D, no limit. तो सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी पे अगर हम जाएंगे तो उसमें पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट टू प्रोनाउंस सेंटेंसिंग एंड इन्फ्लिक्ट फाइन्स मेंशन्ड है, उनकी क्या लिमिट्स हैं, सीजेएम, जेएम 1 एंड जेएम 2 के पास डिस्कस किए गए हैं। और सीजेएम की पार क्लियरली विद रिस्पेक्ट टू फाइन अनलिमिटेड है, वो कुछ भी अमाउंट ऑफ फाइन इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, पर जो उनका इम्प्रिजनमेंट पीरियड सेंटेंस करने की पार है वो सिर्फ 7 ईयर्स तक लिमिटेड है। 7 ईयर्स से ज़्यादा की पनिशमेंट वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते अपने ऑर्डर में। इसलिए आप लोग एक बार सेक्शन 29 ज़रूर पढ़ें क्योंकि प्रीलिम्स या एमसीक्यू एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा प्रोविजन जो नंबर्स में डील करता है, किसी समन्स को भेजने का, किसी नोटिस को भेजने का टाइम पीरियड, कुछ अगर अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट एक्सेट्रा हो रहा है, स्पेशली सीपीसी में ऐसे कई प्रोविजंस है, तो जहाँ पे भी नंबर्स की कहीं भी बात हो रही होती है तो वो प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होता है, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ ट्रायल इज, हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। सो ये एक सिविल लॉ का लीगल कंसेप्ट है जिसको हम एज इट इज तो नहीं क्रिमिनल लॉ में अप्लाई कर सकते, कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रही हूँ मैं, पर अगर हम इसको अदरवाइज कॉन्सेप्ट की जो इंट्रिकेसीज हैं उस हिसाब से अगर हम क्रिमिनल लॉ में भी जाएं तो जिस जुरिस्डिक्शन में क्राइम एक्चुअली कमिट हुआ है वहाँ पे ही ट्रायल यूजुअली कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि ये है एक स्टेट, इसमें आ गए हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट 1, 2 एंड 3। एक पर्सन है वो एक्स डिस्ट्रिक्ट में रहता है, एक पर्सन है एक्स वो 3rd डिस्ट्रिक्ट में रहता है, एक पर्सन है वाई वो 1 में रहता है। वो दोनों 2nd डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं और यहाँ पे हो जाती है इनकी लड़ाई। और जो एक्स होता है, सॉरी मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, और ये है वाई और ये उसको कर देता है मर्डर, तो अब हो गया हम पे मर्डर 2nd डिस्ट्रिक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 ट्रायल जो इस ऑफेंस का होगा वो 2nd डिस्ट्रिक्ट में होगा। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट विद दिस रिगार्ड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड अंडर ऑप्शन डी 128 सीआरपीसी।
तो अब है क्या कि हम लोग सीआरपीसी के बारे में ये कहते हैं कि प्रोसीजरल लॉ है, जो कि वो है भी, पर कुछ प्रोविजंस उसमें ऐसे हैं जो थोड़े से सब्सटैंटिव लॉ के नेचर के हैं, जिसका एग्जांपल है हमारा मेंटेनेंस के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है। 125 से लेके 128 तक के प्रोविजंस हैं, पर हम लोग कॉलेजेस में यूजुअली 125 ही पढ़ते हैं, क्योंकि शाहबानो केस से 125 सीआरपीसी से रिलेटेड है, तो हम लोग यही पढ़ते हैं और उसी को हम लिखाते हैं, और 126 ऑनवर्ड्स हम पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है सीआरपीसी का मेंटेनेंस से रिलेटेड, ऑप्शन में 125 100% दिया होता है और हम ये मार्क कराते हैं, जबकि ये आंसर होता ही नहीं है कई बार। तो मैं इसलिए आप लोगों को बाकी सेक्शंस में क्या समझाया गया है वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो जो सेक्शन 126 है, सॉरी गाइस, सेक्शन 126 जो है, इसमें प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है कि मेंटेनेंस सीख करने के लिए क्या प्रोसीजर हमें कोर्ट में फॉलो करना है। 127 में गाइस ऑल्ट्रेशन की बात की गई है। ऑल्ट्रेशन एज इन, एक हस्बैंड है एच, उसको अपनी वाइफ को 5K पर मंथ की मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया है कोर्ट ने, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बिल्ड होते हैं कि सपोज वाइफ पहले हाउस वाइफ थी, अब उसकी एजुकेशन पूरी हो गई है या ऑलरेडी एजुकेटेड थी कुछ भी, पर उसको कोई जॉब मिल गई है, नाउ शी इज अर्निंग मे बी मोर देन द हस्बैंड और मे बी इनफ टू सस्टेन हरसेल्फ, या उसकी सेकेंड मैरिज हो गई है, वाइफ हैज रीमैरिड। तो ऐसे अगर कोई सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं ऑर्डर के, मेंटेनेंस ऑर्डर आने के बाद, कि हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस अमाउंट को अब कम किया जा सकता है, तो उस केस में वो सेक्शन 127 पे जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और प्रैक्टिकली भी इसके बहुत केसेस कोर्ट में देखे जाते हैं। और 128 तो हमारे क्वेश्चन का आंसर था ही, जो कि एनफोर्समेंट से रिलेटेड है, कि अगर कोई पर्सन जिसको मेंटेनेंस अमाउंट देना है अपनी वाइफ को, मे बी चिल्ड्रन को, जो भी डिपेंडेंट्स मेंशन्ड है 125 में, और अगर वो पर्सन नहीं देता है तो उसको कैसे कोर्ट परस्यू कर सकती है मेंटेनेंस देने के लिए, तो वो वाला एस्पेक्ट 128 सीआरपीसी में है। Another question. Section 259 of CRPC deals with power of court to convert summons case to warrant case. तो आंसर तो मैंने ऑलरेडी ही बोल्ड किए हुए हैं, और ये मेरा इसके बिहाइंड पर्पस ये है कि मैं आपको आंसर्स के पीछे का लॉजिक भी समझा पाऊँ और उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाऊँ। तो समन्स केसेस जो हैं वो सेक्शन 2X में डिफाइंड है, प्लीज बेयर विद माय हैंड राइटिंग, सेक्शन 2X में डिफाइंड है, और वारंट्स केसेस सेक्शन 2W में डिफाइंड है। वारंट्स केसेस की डेफिनेशन दी गई है, जो भी केसेस सीआरपीसी आईपीसी में या और भी किसी क्रिमिनल लॉ में जिनकी पनिशमेंट या तो डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और अगर एनी अदर पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है तो वो 2 इयर्स से ज्यादा का है, तो वो सारे केसेस वारंट केसेस में फॉल करेंगे। और समन्स केसेस, वो सारे केसेस जो वारंट केसेस नहीं होते हैं उनको हम समन केसेस बोलते हैं। ये तो हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंट। और जो समन्स केसेस होते हैं उसके लिए सारा प्रोसीजर और डिटेल, तो जो 2X है उसमें तो डेफिनेशन दी गई है समन्स केसेस की, जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सेक्शन 251 से 259 ऑफ द सीआरपीसी तक में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। समन्स केस जो होते हैं उनकी लेंथ कम होती है, जजमेंट का भी एक सेट फॉर्मेट होता है, तो उसमें टाइम भी कम लगता है और जजमेंट लिखना भी थोड़ा जज के लिए आसान होता है, क्योंकि फॉर्मेट ऑलरेडी लेट डाउन होता है। वारंट केसेस ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होते हैं, अक्यूज्ड की प्रेजेंस होना जरूरी होती है, बट कभी कभी अगर समन्स केस में कुछ कंडीशंस लेट डाउन है इन्हीं सेक्शंस में, अगर वो फुलफिल नहीं होती हैं तो उस केस में हम समन्स केस को भी वारंट्स केस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और 259 इसी पार की बात करता है कि कोर्ट किन सर्कमस्टांसेस में और कैसे एक समन्स केस को वारंट्स केस में कन्वर्ट कर सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC? तो इसका आंसर है सेक्शन 203 ऑफ द CRPC। तो कंप्लेन एग्जैक्टली है क्या, अगर इसकी बात करें तो कंप्लेन, FIR और इंफॉर्मेशन, तीन टाइप के केसेस होते हैं CRPC में विद रिस्पेक्ट टू देयर मेथड ऑफ इनिशिएशन। जो FIR होता है, FIR केसेस 154 CRPC में FIR की बात की गई है। हम पुलिस पे जाते हैं, हम पुलिस से कंप्लेन करते हैं, जो हम पुलिस कंप्लेन करते हैं उसको हम FIR बोलते हैं और वो 154 में आती है। पुलिस कंप्लेन हम यूजुअली जनरल पार्लेंस में यूज किया गया वर्ड है, बट इट इज नॉट एनीवेयर मेंशन्ड इन CRPC। तो 154 उसे कवर करता है। फिर आता है हमारा कंप्लेन केसेस। जो कंप्लेन केसेस होते हैं, जो 200 ऑनवर्ड्स होते हैं, उन कंप्लेन केसेस में हम कंप्लेन मैजिस्ट्रेट पे लॉन्च करते हैं और मैजिस्ट्रेट इज द वन हु स्टार्ट्स द प्रोसीडिंग्स। तो कंप्लेंट केसेस में यूजुअली इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज होता है वो स्किप हो जाता है और इंक्वायरी से सीधा केस स्टार्ट होता है। दो इसमें आगे और टेक्निकलिटीज होती हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो हमारी इस वीडियो के स्कोप की बाहर की बात है। फिर हमारा आ गया थर्ड केस, इंफॉर्मेशन केस। तो इंफॉर्मेशन केसेस में क्या होता है कि एक मैजिस्ट्रेट है एंड सपोज उसे खुद से ही कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं क्राइम कमिट हुआ है, तो उससे ये लगता है कि अभी तक मेरे पे कोई कंप्लेनेंट आया नहीं है, ना इस मैटर में FIR लॉन्च हुई है, पर ही हैज समहाउ रिसीव दैट इंफॉर्मेशन। जैसे कई बार कोई एनोनिमस टिप दे देता है या ऐसी कोई चीज होती है, तो मैजिस्ट्रेट खुद से ही इंक्वायरी स्टार्ट कर सकता है, मैटर की कॉग्निजेंस ले सकता है। तो वो हो गए इंफॉर्मेशन केसेस। अब मूविंग फॉरवर्ड, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट चार्ज एंड जॉइंट ट्रायल? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 223 ऑफ द CRPC। तो जॉइंट चार्ज एंड जॉइंट ट्रायल क्या होता है? हमारे जो इंडिया में कोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डनड है, काम करने वाले लोग कम है और जो अग्रीव्ड लोग हैं वो ज्यादा है, तो एक डिसबैलेंस्ड है। प्लस कई बार क्या, इनफैक्ट काफी बार कोई भी क्राइम कमिट होता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, उसमें यूजुअली एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बात तो हमारे लॉ मेकर्स को भी पता है। तो लॉ मेकर्स ने CRPC बनाते टाइम कुछ ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड करे हैं कि कुछ लोग जिन्होंने कोई क्राइम इकट्ठे कमिट करा है, या अगर एक पर्सन नहीं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर के बीच 1 ईयर में मल्टीपल क्राइम्स कमिट करे हैं, तो उस केसेस में उस पर्सन का या ऐसे लोगों का एक ही ट्रायल हो, एक ही सिंगल ट्रायल, तो उसके लिए है सेक्शन 223 ऑफ द CRPC। ऐसे जॉइंट ट्रायल्स या जॉइंट चार्जेस फ्रेम करने का ये फायदा होता है कि एक तो कोर्ट का टाइम बचता है, आपके जो अक्यूज्ड होते हैं उनके लॉयर्स की फीस भी बचती है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। हाउएवर कॉम्प्लेक्सिटीज भी इससे कभी कभी केस की इंक्रीज हो जाती हैं और मैटर्स प्रूफ करने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि देयर इज टू मच ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। पर यही तो चीज है जो एक जज को अपना जुडिशियल माइंड प्रूडेंटली अप्लाई करके डिसाइड करनी होती है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। The inherent power of the High Court are contained in Section 482 CRPC. So Section 482 CRPC is a very important provision and इसका civil law में counterpart है Section 151 of the CPC। इसमें सिविल कोर्ट्स की इनहेरेंट पावर्स की बात की गई है। क्रिमिनल मैटर्स जो कि CRPC के डोमेन में फॉल करते हैं, तो जो सेशंस कोर्ट्स होती हैं या बाकी कोर्ट्स हैं जो क्रिमिनल मैटर से डील करती हैं, उनमें से सिर्फ हाई कोर्ट है जिसपे हम कहते हैं कि इनहेरेंट पावर्स हैं। बाकी सब कोर्ट्स में इनहेरेंट पावर्स नहीं है, बट उन पे भी इतनी पावर्स हैं कि अगर वो कोई ऑर्डर पास कर रहे हैं और उस ऑर्डर की एनफोर्समेंट के लिए उन्हें कोई और ऐसा ऑर्डर पास करना पड़ रहा है जो एक्सप्लिसिटली CRPC में मेंशन नहीं है, तो वो भी अलाउड होता है, पर हम उस पावर को इनहेरेंट पावर्स नहीं बोलते हैं। तो अगर हम 482 CRPC की बात करें, तो अगर कोई ऑर्डर की एनफोर्समेंट करनी है या कोई सिचुएशन है जिसपे लॉ एब्सेंट है, यानी कि सिचुएशन ऑफ नॉन लिक्विड, या कोई लॉ है जिसकी कुछ रॉन्गफुल सी इंटरप्रिटेशन आ रही है, तो ऐसी 3 कंडीशंस 482 CRPC में मेंशन्ड है। तो उन कंडीशंस के फुलफिल होने पर कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर्स का यूटिलाइजेशन कर सकती है।
482 CRPC में क्वॉशिंग ऑफ FIR, क्वॉशिंग ऑफ अननोन क्वॉशिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स जो थोड़ी फेक है, ऑन द फेस ऑफ इट फेक हैं, तो ऐसी रॉन्गफुल प्रोसीडिंग्स अगर कोई चल रही हैं तो ऐसे टाइप के केसेस में 482 CRPC एक बहुत ही कॉमनली यूटिलाइज्ड प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A magistrate is empowered to hold inquests under which provision of CRPC? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 174 सबसेक्शन 4 ऑफ द CRPC। तो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स बेसिकली वो प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि पुलिस या और कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर है वो कंडक्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ समबडीज डेथ। जैसे कि किसी पर्सन की अननेचुरल डेथ हुई है, सपोज उसका हमें लग रहा है मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, मे बी किसी एनिमल से कुछ हर्ट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे अगर कोई भी फैक्ट्स या सर्कमस्टांसेस है मैटर के तो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होल्ड की जाती हैं। उसमें पुलिस आती है क्राइम सीन पे, सारी डेड बॉडी का इंस्पेक्शन होता है, क्राइम सीन को ब्लॉक किया जाता है, वहाँ से जितने भी DNA एविडेंसेस हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो सब कलेक्ट की जाती हैं, एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है जिसमें इन सब चीज़ों की डिटेल्स होती हैं, तो इनको हम कहते हैं इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स। तो जैसे हम लोग कोई भी क्राइम रिलेटेड शो देखते थे, जैसे CID वगैरह हैं और भी कई शोज आते हैं, तो उसमें जो हम पुलिस का इमीडिएट रोल देखते हैं मर्डर होमिसाइड केसेस में, वो यूजुअली इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स का होता है। So next question, plea bargaining is contained in CRPC in option A chapter 21A जो कि सेक्शन 265A से लेके 265L तक का होता है। तो ये है हमारा प्ली बार्गेनिंग। तो प्ली बार्गेनिंग इंडिया में एक फेल्ड कॉन्सेप्ट रहा है अभी तक बहुत क्लियरली, एंड जिन लोगों को नहीं पता है, प्ली बार्गेनिंग इज व्हेन द अक्यूज्ड buys negotiates basically with the prosecutor or the prosecution for his for framing of a lesser charge or for a lesser sentence. So it's like कि अच्छा ओके हम ट्रायल में नहीं जाते हैं, एंड ट्रायल में इंस्टेड जाने से हम ये नेगोशिएशन कर लेते हैं, या तो मेरे लिए लेसर चार्ज फ्रेम कर दो, मर्डर कमिट हुआ है, एक काम करो कल्पेबल होमिसाइड का फ्रेम कर लो, अच्छा इस पर्टिकुलर ऑफेंस में 10 साल की सजा है, 7 की फ्रेम कर लो। और प्रोसिक्यूशन को अगर ये लग रहा है कि ये बंदा ऐसे पनिशमेंट ले रहा है, पर हम पे अदरवाइज अगर हम ट्रायल में गए और हम पे इतने एविडेंसेस नहीं होंगे प्रूफ करने की उस पर्सन की गिल्ट, तो इससे बेटर है इसकी पनिशमेंट हम लोग वाया प्ली बार्गेनिंग इन्फ्लिक्ट कर दें। पर ये चीज़ इंडिया में ड्यू टू मैनी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, हार्डली कभी किसी केस में प्ली बार्गेनिंग होती देखी गई है। स्पेशली जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, लॉ प्रैक्टिस करी है उन्होंने कोर्ट्स में, तो उनको इस चीज़ का पता होगा। प्लस इंडिया में प्ली बार्गेनिंग रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है, 2005, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। 2005 अमेंडमेंट एक्ट था CRPC का, उसके थ्रू प्ली बार्गेनिंग ऐड की गई है। प्ली बार्गेनिंग 1973 से CRPC का पार्ट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी अंडर विच सेक्शन? आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 172 ऑफ CRPC। तो केस डायरी क्या होता है? जब भी हम कंप्लेन करते हैं पुलिस पे जाके किसी मैटर की, उसके बाद पुलिस FIR लॉन्च करती है। FIR लॉन्च करने के बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है तो हर दिन या हर वीक कुछ ना कुछ अपडेट्स होंगे केस में। आप बहुत लोगों से मिलोगे, जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा IO, वो बहुत लोगों से मिलेगा, उनसे बात करेगा, उनकी स्टेटमेंट्स में भी लिखेगा, कहीं कहीं जगह विजिट करेगा केस के बारे में पता करने को, इन्वेस्टिगेट करने को, सॉरी। तो वो सब जो भी पर डे टू डे प्रोसीडिंग्स हैं, वीक टू वीक प्रोसीडिंग्स हैं, वो IO को एक पर्टिकुलर जगह पे उसका टोटल A to Z रिकॉर्ड रखना होता है, और उसी रजिस्टर को या उसी डायरी को जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है उसको हम केस डायरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्वायरी अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज कंडक्टेड बाय इंक्वायरी। An inquiry is conducted by the magistrate and the relevant provision to be read hereby is section 51. आप लोगों को इस जगह पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी, जो है
इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। ये है एक, आप लीजिए लाइन, ये एक पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का कोर्स है। यहाँ पे हुई है FIR लॉन्च। इस पॉइंट पे ये कोई भी क्रिमिनल केस यूजुअली FIR कंप्लेन स्टार्ट होता है और कुछ रेयर केसेस में इंफॉर्मेशन केस। यहाँ मेरे केस में हुई है FIR फाइल। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। उसके बाद पुलिस ने अकरेंस रिपोर्ट भेज दी, मर्डर का केस अज्यूम करें तो इंक्वेस्ट भी हो गया, सब चीजें हो गई और अब हो गई चार्जशीट फाइल। इस पॉइंट पे ये हो गई चार्जशीट फाइल पुलिस की मैजिस्ट्रेट के आगे। जो मैजिस्ट्रेट है उस मैजिस्ट्रेट के हाथ में है, मैजिस्ट्रेट का जुडिशियल माइंड है कि उसको इस चार्जशीट के बेसिस पे फर्दर प्रोसीडिंग्स करनी है या नहीं। वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे कि जो केस है वो ऐसा है, उसमें इतने एविडेंसेस हैं क्या कि हम आगे की प्रोसीडिंग्स करें। और अगर ऐसा फाइंड किया जाता है तो हमारा जो मैजिस्ट्रेट है वो ले लेंगे मैटर की कॉग्निजेंस और हो जाएगी इंक्वायरी स्टार्ट। तो इन्होंने ले ली मैटर की कॉग्निजेंस और ये हो गई हमारी इंक्वायरी स्टार्ट। इंक्वायरी में क्या होगा, इंक्वायरी में समन्स भेजे जाएंगे अक्यूज्ड को, अक्यूज्ड आएंगे मैजिस्ट्रेट के सामने आएंगे, वो अपने कुछ, उनको बुलाया जाएगा, उनको प्रिलिमिनरी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अभी तक के एविडेंसेस होंगे, वो सब चीजें दी जाएंगी, वो सब चीजें होंगी। फिर होगा चार्ज फ्रेमिंग। चार्ज फ्रेमिंग क्या है कि जिन जिन चार्जेस पे कोर्ट में ट्रायल कंडक्ट होगा, मतलब कि कोर्ट में जिन भी चार्जेस पे हम अक्यूज को कन्विक्ट करना चाह रही है या कोर्ट ट्राई करना चाह रही है, वो सारे चार्जेस डिसाइड होंगे फाइनली। और उनके बेसिस पे जो ये वाला पार्ट है होगा जिसमें कोर्ट में ट्रायल होगा, एविडेंसेस होंगे पेश, आपका आर्ग्यूमेंट्स होगा, ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी और फिर एंड में आएगा हमारा जजमेंट। तो ये है। तो अगर हम इंक्वायरी की डेफिनेशन पे जाएं तो इंक्वायरी इज एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, अदर देन ट्रायल, तो ट्रायल तो हमने काट दिया, अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और बाय कोर्ट। तो जो ये बीच वाला पार्ट था चार्ज फ्रेमिंग से लेके कॉग्निजेंस तक वाला, या कॉग्निजेंस से लेके रादर चार्ज फ्रेमिंग तक वाला, तो जो ये वाला रोल होता है कोर्ट का चार्जशीट के बाद से इमीडिएटली से लेके चार्ज फ्रेमिंग तक, ये हो गया इंक्वायरी। उससे पहले जिस पार्ट में पुलिस या और भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सपोज CBI वगैरह, उसके लिए जो ये पार्ट होता है जहां एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। और फाइनल स्टेज ट्रायल, जहाँ पे कोर्ट एविडेंसेस को ऑन मेरिट्स एनालाइज कर रही है। तो ये हो गए हमारे किसी भी क्रिमिनल केस के 3 स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the classes of criminal courts do not include option C district court। सेक्शन 6 में क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स मेंशन्ड है जिसमें हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स को मेंशन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं ये सिविल लॉ का टर्म है, CPC का टर्म है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं वो सिविल मैटर्स से डील करती हैं, इसलिए वो क्लियरली क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में मेंशन नहीं है। मोस्टली स्टेट्स में एक सेशंस कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट, सेक्शंस जज ही जो होते हैं वो ही डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, या वाइसा वर्सा, एक ही पर्सन को दोनों पार्स दे दी जाती हैं। अगर किसी स्टेट में अगर उनके रिसोर्सेज अलाउ करते हैं तो मे बी 2 अलग अलग पर्सन्स को ये पार्स दी जाती हैं। तो ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the executive magistrates are appointed by this, and the answer is obviously option A state government। तो मैंने ऑब्वियसली इसलिए बोला क्योंकि द टर्म इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हो गए जजेस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हो गए कभी किसी पुलिस वाले को या पुलिसमैन जो होते हैं उन लोगों को पावर दी गई होती है, कुछ लिमिटेड मैजिस्ट्रियल पावर्स हो गई, पर उससे ज्यादा मोस्टली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, DM होते हैं, SDM होते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, इनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बट कुछ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेज में कुछ चीजों की इनको भी CRPC में पावर्स दी गई हैं, जैसे पब्लिक न्यूसेंस कमिट हो रही है तो उस केस में SDM DM एक्सेट्रा भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A habitual offender may be asked to execute a bond for good behavior for a period not exceeding option C 3 years. ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि किसी भी सेक्शन में अगर कोई टाइम पीरियड, नोटिस पीरियड की बात की गई है, तो जहाँ भी कई नंबर्स मेंशन्ड होते हैं ना किसी भी लॉ में, तो वो एक ऑटोमेटिकली गुड क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, तो उनका हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Information of an offence under 354A of IPC. तो सेक्शन 354A IPC जो है ये बात करता है सेक्सुअल हेरेसमेंट की. गिवन बाय अ वुमन शैल बी रिकॉर्डेड बाय. इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस मतलब कि बात की जा रही है FIR के लॉजिंग की. तो ये अगर एक फीमेल रिलेटेड क्राइम होता है जैसे रेप है, सेक्सुअल हेरेसमेंट है, वॉयरिज्म एक्सेट्रा है, तो एक फीमेल इनको अगर कंप्लेन करने गई है तो उसकी कंप्लेन एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही लिखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An order for removal of public nuisance can be issued by option D district magistrate and ये पार उनको दी गई है सेक्शन 133 के अंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Order issued in urgent cases of nuisance or apprehended danger remain in force for not more than from the date of issue. Answer is option D 2 months. जिसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में कहते हैं 174 की धारा, जिससे कर्फ्यू लगता है. ये सेक्शन 144 CRPC वही पर्टिकुलर धारा की बात हो रही है. किसी सिटी में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, कोई राइट्स का चांसेस बढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा ओकेजन होने वाला है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं एक जगह पे, और उससे ऐसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो भी SDM एक्सेट्रा है उनको ऐसा लग रहा है कि इस वजह से कुछ भी रॉन्गफुल एलिमेंट्स का कलेक्शन एक जगह होगा, कोई क्राइम कमिट हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो उस केस में एप्रीहेंडेड डेंजर हो गया किसी भी टाइप का, तो इसलिए 2 मंथ्स तक का एक ये ऑर्डर पास किया जाता है, जिससे 4 या 5 लोग एक जगह पे, उनसे ज्यादा लोग एक जगह पे नहीं पाए जाएंगे, और अगर वो होते हैं तो इसलिए उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो a reference is made to, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हाई कोर्ट, और आपको CRPC में इसके लिए जो रिलेवेंट प्रोविजन है वो है 395. पर अगर मैं बात करूं रेफरेंस क्या होता है, ये हमारा ट्रायल चल रहा है. ट्रायल में कभी इस पॉइंट पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि जो लॉ की बात हो रही है, किसी प्रोविजन की बात हो रही है, वो प्रोविजन ही इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या उसका रॉन्गफुल एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब ऐसी कोई एक कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन डिसाइड हो जाता है. तो इस केस में क्या ऑप्शन होगा जो हमारे लोअर कोर्ट है उस पे, कि या तो वो क्वेश्चन को अपने ही हिसाब से डिटरमाइन करके फाइनल जजमेंट दे दे, और जो भी अगर कोई भी लीगल कॉन्ट्रोवर्सी थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वगैरह के भी रिस्पेक्ट में, आगे जब भी अपील होगी तो वो चीज अपील में तो डिस्कस हो ही जाएगी. पर एक और तरीका है कि जब ट्रायल चल रहा है और ऐसा लीगल क्वेश्चन आ जाता है या किसी पॉइंट पे लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो मैजिस्ट्रेट है या जो भी हमारी लोअर कोर्ट है जो मैटर ट्राई कर रही है, वो मैटर को हाई कोर्ट भेज देती है, और हाई कोर्ट में उस लीगल क्वेश्चन पे हियरिंग्स होंगी. हाई कोर्ट विल बी द वन टू डिसाइड ऑन दोस क्वेश्चंस. हाई कोर्ट डिसाइड करेगी. जैसे हाई कोर्ट का रेफरेंस से रिलेटेड में डिसीजन आएगा, उसी के हिसाब से हमारा ट्रायल जो पहले स्टे हो गया था, स्टे इन वेट ऑफ हाई कोर्ट डिसीजन, उसके बाद वो कंटिन्यू हो जाएगा और जजमेंट अकॉर्डिंगली दी जाएगी. तो ये होता है रेफरेंस. रेफरेंस का कॉन्सेप्ट CPC में भी होता है, CPC के सेक्शन 113, और ऑर्डर 7 का हो गया ऑर्डर 46. ऑर्डर 46 ये है हमारा CPC से रिलेटेड. मैं CRPC के बाहर की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अभी आपको, क्योंकि ये भी प्रीलिम्स वगैरह में पूछे गए कॉमन क्वेश्चंस है, तो मेरा एम है आप लोगों को MCQs के लिए प्रिपेयर करना. तो मैं जो भी रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है वो भी आपको साथ साथ बताती रहती हूँ. कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, चाहे सिविल में हो चाहे क्रिमिनल में हो. एग्जैक्ट लैंग्वेज के लिए CRPC में आप 395 पढ़ें और CPC में ये दोनों प्रोविजंस.
Next question. Now, the identification parade of an arrest person may be conducted under option B, 54A of the CRPC. Now, अब हर जने को लग रहा होगा कि इसका आंसर हमारा सेक्शन 9 क्यों नहीं है। तो पहली बात, सेक्शन 9 डायरेक्टली तो आइडेंटिफिकेशन परेड की बात भी नहीं करता। इट टॉक्स अबाउट एविडेंस एक्ट का आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो एक पर्सन की आइडेंटिटी रिवील करता है, डिटरमाइन करता है, तो वो वाला फैक्ट रेलेवेंट होगा। ठीक है, ये रेलेवेंसी की बात हो रही है, कंडक्ट करने की बात नहीं हो रही। तो जो एक्चुअल कंडक्शन होता है एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का, वो होगा 54A CRPC में, डिटेल्ड प्रोविजन उसमें है। हाँ, अगर टीआईपी की रेलेवेंसी की बात हो रही है तो वो हमारा सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट में होगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और अगर हम आ जाए सेक्शन ऑप्शन जो हमारा ए मैंने डिस्कस कर लिया, सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट, बी हमारा करेक्ट आंसर है सी पर। 157 अकरेंस रिपोर्ट की बात करता है। अकरेंस रिपोर्ट कुछ नहीं है, जैसे ही एक क्राइम के कमीशन की इंफॉर्मेशन पुलिस पे जाती है, एफआईआर लॉन्च होती है, तो उस की एक कॉपी अकरेंस रिपोर्ट के फॉर्म में एरिया मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। उस रिपोर्ट को हम अकरेंस रिपोर्ट कहते हैं। तो थैंक यू ऑल, आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी एंड हमारी सारी वीडियोस पे आप इतना प्यार दे रहे हैं, उनसे आपको थोड़ी हेल्प हो रही है अपनी प्रिपरेशन में। सो आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो एमसीक्यूज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको सबका आंसर दिया जाएगा। और हमारी बाकी वीडियोस को भी देखें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है और भी आ रहा है, ऑन वे है, उसको भी अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज लाइक माई वीडियो। मैंने वैसे तो वीडियो की स्टार्ट में ही बोल दिया था आपको, एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स एक्सेट्रा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।